बाइस्कोप की बातें। बाइस्कोप की बातें सुनने वालों को नमस्कार। आज लीलम जोशी की जमा की हुई जानकारियों का सहारा लेकर तैयार किया गया है ये प्रोग्राम। और आज जिस फिल्म की बातें होंगी वो तो आप थोड़ी देर में जान ही जाएंगे। मैं बस इतना बता दूं कि आज का प्रोग्राम पेश करने में प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा की मदद करने वाले हैं राजेश मलिक। तो आइए सुनते हैं कि आज लोकेंद्र शर्मा क्या सुना रहे हैं। आज बातें होंगी उस फिल्म की जिसके निर्माता थे शंकर भाई भट्ट और निर्देशक थे निर्माता के सगे भाई विजय भट्ट। शंकर भाई भट्ट और विजय भट्ट ये दोनों मूक फिल्मों के जमाने से हिंदी सिनेमा के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों भाइयों ने लगभग 65 फिल्में बनाई। 5 दशक से भी लंबे समय तक फिल्म निर्माण के क्षेत्र में सक्रिय रहे। इनकी बनाई हुई फिल्मों में पुरानी और नई रामराज्य, चैतन्य महाप्रभु, बैजू बावरा, गूंज उठी शहनाई, हरियाली और रास्ता आदि अनेक उल्लेखनीय फिल्मों के नाम हैं। आज हम इन्हीं निर्माता निर्देशक यानी प्रकाश पिक्चर्स की जिस फिल्म की बात करेंगे अभी उसका नाम नहीं बताते। तो इस हीरो यानी नायक थे मनोज कुमार। संगीत मेरा शौक है। लंदन में डॉक्टरी करने गया था, वहां से FRCS करके दूसरे देशों की सैर करते हुए वापस अपने देश भारत आ रहा हूँ। और ये आपकी? ये मेरी फ्रेंड है मिस नीता। तो क्या ये भी आपके साथ? जी हाँ, ये भी मेरे साथ FRCS करके आ रही हैं। इनका पिता का नाम है डॉक्टर नरेश वर्मा। मेरे पिताजी पुलिस में हैं, DIG हैं। उनका नाम है श्री श्याम लाल मेहरा। कुछ और पूछना है आपने? फिल्म की नायिका थी माला सिन्हा। तो तुम लाखन हो? हाँ। मुझे बापू से सब मालूम हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढने निकली हूँ। दुनिया को लूटने वाला डाकू भी अपने बच्चों का सुख नहीं लूटता, मगर तुम। इस फिल्म की वैम्प यानी खलनायिका के रूप में थी शशिकला। लेकिन जाने से पहले ये कह देना चाहती हूँ कि जिसे तुम्हारी बेटी पाकर इतनी खुश है वो चांद नहीं, उसकी परछाई है। आसमान बहुत ऊंचा है दयाल, वहां तक तुम्हारे हाथ नहीं पहुंच सकते। खलनायक जयंत। सुनो मैम साहब, तुम्हारे पास जो गहने पैसे हमारे हवाले कर दो। निकालो। इस फिल्म के साथी सितारे थे रहमान, अचला सचदेव, सप्रू, डेविड, मुकरी और कन्हैया लाल। अरे अब रो मत बेटा, सूरज डूबे तूने रोना शुरू किया था, अब सवेरा होने वाला है। अब तो चुप हो जा बेटा। कैसे चुप हो जाओ बाबा? लक्ष्मी चौराहे से मुड़ गई। जो कुछ मार इधर आने वाला था वो सब डॉक्टर के घर चला गया। घबरा नहीं बच्चा, घबरा नहीं। दोस्तों, अब तक तो आपको इस फिल्म का नाम याद आ ही गया होगा। जी हां, आज की फिल्म है हिमालय की गोद में। प्रकाश पिक्चर्स के बैनर तले निर्माता शंकर भाई भट्ट ने बनाई थी ये फिल्म हिमालय की गोद में। हिमालय की गोद में फिल्म के निर्देशक थे विजय भट्ट, गीतकार आनंद बख्शी, इंदिवर और कमर जलालाबादी और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी।
हिमालय की गोद में अपने वक्त की खासी कामयाब फिल्मों में से थी। मुंबई के एक सिनेमाघर में यह फिल्म पूरे 52 हफ्ते यानी पूरे 1 बरस तक चली। ए डॉक्टर बाबू, क्या देख रहे हो? इरादों की तस्वीर देखो ना, कितना खूबसूरत हॉस्पिटल बना है। हिमालय की गोद में फिल्म की पटकथा लिखी थी अरुण भट्ट ने और संवाद रचे थे वीरेंद्र सिन्हा ने। इस फिल्म की कहानी सुप्रसिद्ध जर्मन संगीतकार अल्बर्ट श्वाइट्जर की आत्मकथा से प्रेरित है। अल्बर्ट श्वाइट्जर संगीतकार होने के साथ-साथ चेलो वादक भी थे और संगीत कंसर्ट्स भी आयोजित करते थे। एक बार वे अफ्रीका घूमने गए। वहां के आदिवासी समाज का उन्होंने गहरा अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जनजातीय कबीलों के लोग यदि कोई बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर को दिखाने की बजाय उसे तांत्रिक या ओझा को दिखाते हैं और झाड़ फूंक करवाते हैं। अगर बीमार मर जाए तो वे मान लेते हैं कि मृतात्माओं ने उनकी फरियाद ठुकरा दी। अल्बर्ट श्वाइट्जर इन अंधविश्वासों के कारण लोगों को मौत के मुंह में जाता हुआ नहीं देख सके। उन्होंने इसके लिए कुछ करने का निश्चय किया। वे स्वयं डॉक्टर भी थे, इसलिए उन्होंने अफ्रीका के एक गांव में अपना दवाखाना खोला और लोगों का मुफ्त इलाज करना शुरू किया। शुरू में कबीलाई ओझाओं और अंधविश्वासी लोगों ने उनका डटकर विरोध किया, परंतु वे धैर्य के साथ दवाखाना चलाते और लोगों को रोग मुक्त करते रहे। अल्बर्ट श्वाइट्जर की इस कथा को पढ़कर अरुण भट्ट बहुत प्रभावित हुए। अरुण भट्ट निर्देशक विजय भट्ट के बेटे और निर्माता शंकर भाई भट्ट के भतीजे हैं। उन्होंने श्वाइट्जर की कहानी अपने पिता और ताऊ को सुनाई और सुझाव दिया कि यदि इस मानवतावादी डॉक्टर का चरित्र सामने रखकर एक फिल्म की कहानी बुनी जाए तो एक अच्छी फिल्म उभर कर आ सकती है। शंकर भाई भट्ट और विजय भट्ट दोनों को यह कहानी पसंद आई थी, सो उन्होंने इसकी पटकथा विकसित करने की अनुमति दे दी। उन दिनों वीरेंद्र सिन्हा फिल्म लेखन में अपनी कलम आजमाने के लिए फिल्म उद्योग में संघर्ष कर रहे थे और किसी अच्छे चांस की तलाश में थे। अरुण भट्ट ने उन्हीं के साथ मिलकर फिल्म की कथा लिखने का काम शुरू किया और इस तरह रची गई हिमालय की गोद में फिल्म की कहानी। इस कहानी का नायक भी एक युवा डॉक्टर है जो हिमालय की घाटी के एक सुदूर गांव में अपना दवाखाना खोलता है और गांव के ओझा और अंधविश्वासी लोगों के कोप का निशाना बनता है। अनर्थ, घोर अनर्थ। अरे देखो ना, अपने बाबा के होते हुए शहर का डॉक्टर झूठा धंधा करने आया है। मैं कहता हूँ इसको बाहर निकालो, निकालो बाहर, निकालो समाज। ये क्या शोर हो रहा है? जानते नहीं अंदर एक मरीज का इलाज हो रहा है। इलाज हो रहा है, खूब इलाज हो रहा है। कान में कनपुपी लगा के यूं यूं किया जा रहा है, सुइयां कोची जा रही हैं। तो तुम्हारी तरह घास फूस खिलाने डॉक्टर हैं, दवा देते हैं। हाँ। अरे बाबा, पानी में मंत्र पढ़ने ही से तो दवाई बनती है। ये बता दे जूड़ी बुखार का मंत्र पढ़ के। बताता हूँ मंत्र। ये लोग ठग हैं। देवी जो माँ है कहीं किसी की जान लेती है। ये मंत्र देवी का नहीं, किसी राक्षस का है। देवी को राक्षस कहता है? देवी को नहीं, तुम्हारे इस ढोंगी बाबा को। अपमान, बाबा का अपमान। अरे बाबा के भगत होके क्या खड़े खड़े मुंह देख रहे हो? अरे बेटा, धिक्कार है ऐसी भक्ति पर जो इतना सुनकर हाथ में लाठी ना आ जाए। कैसे ना आ जाए? मारो, उठाओ लाठी, मारो। कहानी पूरी हो गई तो आया स्टार कास्ट का प्रश्न। प्रकाश पिक्चर्स के बैनर पर भट्ट बंधुओं की पिछली फिल्म हरियाली और रास्ता खासी हिट रही थी। अभिनेता मनोज कुमार के साथ उन्हीं दिनों 3 फिल्मों का अनुबंध किया जा चुका था। मनोज कुमार के साथ हरियाली और रास्ता में माला सिन्हा थी और उनकी रोमांटिक जोड़ी खासी जम गई थी। इसलिए इस फिल्म में भी मनोज कुमार और माला सिन्हा को ही मुख्य भूमिकाओं में रखने का निश्चय किया गया।
कुड़िया पहाड़ दिए तू रात खड़ी थी छत पे मैं समझा के चांद निकला ओए तू रात खड़ी थी छत पे मैं समझा के चांद निकला हो तेरा तुझे देख के आँखें से मेरा पैर फिसला बुरा हो तेरा तुझे देख के आँखें से मेरा पैर फिसला होए 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 जाए ना मेरी जिंदगी वो तेरी कल परसों में जाए ना मेरी जिंदगी वो तेरी कल परसों में परसों में बात नहीं बनती कल परसों में बात नहीं बनती बनती है जाके परसों में परसों में बात नहीं बनती बनती है जाके परसों में हिमालय की गोद में फिल्म की एक और विशेषता थी, वो थी इसकी खूबसूरत फोटोग्राफी। गौरतलब बात यह है कि फिल्म हिमालय की गोद में का कैमरामैन केवल 18 बरस का एक नौजवान था और स्वतंत्र छायाकार के रूप में यह उसकी पहली फिल्म थी। इस छायाकार का नाम था प्रवीण भट्ट। आज प्रवीण भट्ट हिंदी के कामयाब छायाकारों में गिने जाते हैं। फिल्म हिमालय की गोद में के बाद अब तक वे लगभग 73 फिल्मों का छायांकन कर चुके हैं, जिनमें सड़क, मासूम, मंजिलें और भी हैं, एतबार, अग्निपथ, नाम और उमराव जान जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा प्रवीण भट्ट भावना और जीवन संध्या नाम की 2 फिल्मों का निर्देशन भी कर चुके हैं। लेकिन उन दिनों प्रवीण भट्ट उस जमाने के मशहूर कैमरामैन विपिन गज्जर के तीसरे असिस्टेंट हुआ करते थे और 125 रुपया माहवार तनख्वाह पाते थे। वे निर्देशक विजय भट्ट के पुत्र थे। निर्माता शंकर भाई भट्ट उनके ताऊ होते थे। इसलिए जब प्रकाश पिक्चर्स द्वारा हिमालय की गोद में फिल्म बनाने का निर्णय लिया गया तो प्रवीण भट्ट ने सलाह दी कि इस फिल्म की फोटोग्राफी वे करेंगे। उनके पिता विजय भट्ट इस जोशो जुनून से प्रभावित कतई नहीं हुए। उनकी मान्यता थी कि प्रवीण भट्ट अभी नौसिखिए हैं, विपिन गज्जर की शागिर्दी में हैं और उन्होंने जो थोड़ी बहुत फोटोग्राफी सीखी है वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की है। रंगीन फोटोग्राफी का उन्हें कोई अनुभव नहीं है। उन्हें स्वतंत्र कैमरामैन बनाकर रंगीन फिल्म थमा देना अक्लमंदी की बात कतई नहीं थी। प्रवीण भट्ट भी अड़ गए। उनका तर्क था कि जब तक उन्हें आजमाया नहीं जाता तब तक नाकाबिल मानना गलत है। परंतु ताऊ और पिता के माने जाने के बाद भी प्रवीण भट्ट की मुश्किलें दूर नहीं हुई। फिल्म की नायिका माला सिन्हा को निर्माता का ये भाई भतीजा वाद गले नहीं उतरा। एक ना तजुर्बेकार 18 साल के लड़के की काबिलियत पर वो कैसे विश्वास करती? फिल्म की शूटिंग आरंभ होने के दिन ही
माला सिन्हा के पिता का निर्माता को फोन आया कि वे कैमरामैन जी सिंह को भी सुपरविजन के लिए सेट पर भेज रहे हैं। यदि प्रवीण को कोई दिक्कत पड़े तो जी सिंह उसकी मदद कर देंगे। जी सिंह मेरे महबूब और जहां आरा जैसी बड़ी फिल्मों के कैमरामैन थे। फिल्म उद्योग के धुरंधर छायाकारों में उनकी गिनती होती थी, परंतु प्रवीण भट्ट को यह पेशकश कतई सम्मानजनक नहीं लगी। शूटिंग शुरू हुई। माला सिन्हा गहरा गुलाबी मेकअप लगाकर सेट पर आई थीं। प्रवीण भट्ट को यह बिल्कुल नहीं जचा। उनका ख्याल था कि इस फिल्म में माला सिन्हा की भूमिका एक गंवार देहाती लड़की की है और उस भूमिका के लिए इतने गहरे मेकअप की जरूरत नहीं है। माला सिन्हा का मानना था कि उनका मेकअप मैन खासा तजुर्बेकार व्यक्ति है। उसने जो मेकअप किया है वो सही है। परंतु प्रवीण की बात से लगभग बाकी सब लोग सहमत थे। इसलिए माला सिन्हा को झुकना पड़ा और नया मेकअप मैन लेना पड़ा। फिल्म के रशस देखने के बाद माला सिन्हा भी प्रवीण भट्ट की कायल हो गईं। सच ही कहानी की मांग के अनुसार इस फिल्म में चांद से मुखड़े वाली नायिका की नहीं, एक गंवार देहाती लड़की की जरूरत थी। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना शिकवे हैं ना वादे हैं, ना कसमें हैं ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे सादे हैं, दो नैना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था।
हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। फिल्म हिमालय की गोद में का नायक है विलायत में तालीम याफ्ता एक नौजवान डॉक्टर। इसका नाम है सुनील। फिल्म की शुरुआत में डॉक्टर सुनील और उसकी दोस्त नीता प्लेन में भारत आते हुए दिखाई देते हैं। तभी अचानक एक सहयात्री की तबीयत खराब हो जाती है। मुझे दिल की बीमारी मालूम होता है। दौरा पड़ गया। What happened? सीरियस केस है, हार्ट अटैक हुआ है। प्लेन जितनी ऊंचाई पे उतना इनकी जान को खतरा है। हाँ हाँ, इन्हें जल्द से जल्द नीचे उतारना है। यहाँ नजदीक से नजदीक नॉन शेड्यूल एयरपोर्ट है जहाँ पर हम प्लेन उतार सकते हैं। That's better, please hurry up. यात्री की जान बचाने के लिए प्लेन को एक निर्जन पहाड़ी स्थान पर उतरना पड़ता है। सुनील समीप के गांव से मदद मांगने के लिए निकल पड़ा, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसे डाकुओं के एक गिरोह ने घेर लिया। कहाँ है तुम्हारे दूसरे साथी? बताओ। पहले ये बताइए, आप लोग कौन हैं? हम कौन हैं? बता दो इसे, हम कौन हैं? बताते हुए हम नहीं इन लो जो कुछ है इसके पास, निकाल लो खड़े। बेहोश पड़े सुनील की जान बचाई गांव की लड़कियों ने, यानी फुलवा और उसकी सहेलियों ने। अरे ये तो बेसुध है। मालूम होता है शहद चुराने आया था। वो देखो छत्ता। ना ना ना, शहद चुराने नहीं आया। ये कोई शहरी मालूम होता है। जरा ठहर तो। विद्या, खून कितने मारा है। अरे जरा ठहर, मैं देखती हूँ ये जिंदा है या मर गया। हाँ। धड़कन तो चल रही है ना? हाँ, ठक ठक कर रहा है। पहाड़ी पर बसा हुआ फुलवा का गांव नई सभ्यता की रोशनी से बहुत दूर था। यहां न कोई अस्पताल था और न ही यहां के लोगों को डॉक्टरी इलाज पर कोई भरोसा था। गांव वासियों की बीमारी का यहां एक ही इलाज था, वो था झाड़ फूंक। डॉक्टर सुनील के उपचार के लिए भी बुलवाया गया गांव के ओझा को। ये सब क्या है? कौन है आप लोग? अरे तुम बाबा को नहीं पहचानते? पैदा हुए कितने दिन हुए? हाँ हाँ, इनका प्रताप चारों ओर फैला हुआ है। इन्हीं के धुनी से तो तुम होश में आए। ये सब ढोंगे में खुद डॉक्टर हैं। डॉक्टर हो तो क्या हुआ, दवा इलाज तुम क्या जानो? इसीलिए तो पूछता हूँ कि पैदा हुए कितने दिन हुए। लो धुनी लो। मैं कहता हूँ हटाओ ये धुआं धुनी। अपमान, घोर अपमान। ये नहीं बच सकता। चलो बच्चा बुद्धिमान, चलो बाबा चलो। ओझा के श्राप के बावजूद सुनील स्वस्थ हो गया। फुलवा की सेवा रंग लाई। फिर धीरे धीरे सुनील और फुलवा एक दूसरे के नजदीक आने लगे। फुलवा, जब मैं घर पहुंचूंगा, माँ पूछे, जिस लड़की ने तेरी जान बचाई, इतनी देखभाल की, तूने उसे क्या दिया? तो क्या जवाब दूंगा माँ को? कहना बाबू, हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव है और उसमें एक छोटा सा घर है और उसमें रहने वालों के दिल बहुत बड़े हैं। तुम लोगों ने मेरे लिए जो कुछ किया ना फुलवा, वो तो हमारा धर्म था बाबू। कहानी के अनुसार हिमालय की गोद में फिल्म की अधिकांश शूटिंग पहाड़ी अंचल के किसी गांव में होनी थी। स्टूडियो में ऐसा गांव बना पाना नामुमकिन था, इसलिए इसके निर्माता एक सही लोकेशन की तलाश में लंबे समय तक शिमला, नैनीताल और मसूरी आदि में घूमते फिरे। फिर किसी ने उन्हें कुल्लू मनाली जाने की सलाह दी और अंत में मनाली में एक उपयुक्त लोकेशन मिल गया। उन दिनों मनाली फिल्मी दुनिया के लिए एक अनजान जगह थी। पर्यटन स्थल के रूप में भी यह प्रसिद्ध नहीं था। फिल्म वाले अपनी आउटडोर शूटिंग के लिए कश्मीर, शिमला या नैनीताल जाते थे। हिमालय की गोद में फिल्म के बाद
लोगों का ध्यान मनाली की तरफ आकर्षित हुआ और तभी से पर्यटन स्थल के रूप में भी पहचान बनी ऊंचे हिमालय के नीचे बसे मनाली और कुल्लू की। बहरहाल हिमालय की वादियों वाले गांव की लड़की फुलवा की सेवा से डॉक्टर सुनील चंगा हो गया और अपने शहर लौट आया। उसके आने के साथ ही जैसे घर में खुशियां भी लौट आईं। हाँ तो सुनील बेटे, अब कहो तुम्हारा क्या इरादा है? मैं सोच रहा हूँ अंकल कि माँ ने जो भरे हुए टमाटर बनाए थे उसमें से 2-4 और खा लिए होते तो कितना अच्छा होता। नॉटी बॉय। अरे भाई, मैं जिंदगी के उस टमाटर की बात कर रहा हूँ जिसे भरकर अभी तुम्हें स्वादी बनाना है। इसीलिए तो कह रहा हूँ अंकल कि अभी कुछ मसाला इकट्ठा कर लूं। मेरा मतलब तजुर्बात से। अरे भाई, कल से ही मेरे नर्सिंग होम में काम शुरू कर दो। तुम और नीता दोनों मिलकर साथ काम करोगे तो किसी भी मरीज का मरना नामुमकिन हो जाएगा। डॉक्टर सुनील को शहर आए कुछ ही दिन बीते थे कि फुलवा अपने बीमार बापू को लेकर शहर आ पहुंची। सुनील ने दयाल चाचा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया और फुलवा अपने घर में ठहराया। सुनील फुलवा को नीता के घर पार्टी में भी ले गया, मगर फुलवा को न शहरी रंग ढंग पसंद आया और न शहरी नाच। मेरे लिए कोई ऐसा नाच होता है तो कैसे नाच होता है बताओ? मुझे शर्म आती है। ये तो पार्टी में है फुलवा, कुछ हो जाए। इतने लोगों के सामने? अरे शर्म काहे की? मगर इस पोपो के साथ कैसे नाचूंगी? तुम आओ तो मैं बजाऊंगा। सुनील के इलाज से दयाल चाचा स्वस्थ हो गए। अपने गांव लौटने से पहले उन्होंने सुनील से एक ऐसी बात कह दी कि सुनील के दिल में खलबली मच गई। डॉक्टर बाबू, अगर हमारे गांव में आप जैसा एक भी डॉक्टर होता तो अनगिनत सुहागनों की चूड़ियां न टूटती, कितने बच्चे अनाथ होने से बच जाते। लेकिन इसका क्या रोना, ये होता आया है, होता ही रहेगा। डॉक्टर सुनील ने फैसला कर लिया कि वो गांव में डिस्पेंसरी खोलेगा, लोगों को बेवजह मौत के मुंह में जाने से बचाएगा। लेकिन उसके उसूलों का रास्ता सरल नहीं था। सुनील,
मैं तुम्हारे असूल और आदर्श के दरमियान नहीं आना चाहता, लेकिन क्या यह मुमकिन नहीं जो सेवा तुम वहां जाकर करना चाहते हो वो इसी शहर में रहकर करो? पिताजी, पानी की जरूरत समंदर को नहीं रेगिस्तान को होती है। यहाँ एक सड़क पे 8 डॉक्टर हैं, वहां 8 गांव में एक भी नहीं। माँ तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा बेटा अपना फर्ज पूरा करने जा रहा है। सुनील मेरे लाल, मुझे मत रोको माँ। कई बार तेरे अफसर पिता ने फर्ज की दुहाई देकर मुझे मजबूर किया। डॉक्टर बेटा कर रहा है, जब मैं उन्हें न रोक सकी तो तुझे क्या रोक पाऊं? चलो बेटी, अंदर जाके साहब और माँ जी को धन्यवाद दे। चलो। अरे सुनील, इस बात का खास ध्यान रखना कि उस गांव में किसी को यह पता ना लगने पाए कि तुम मेरे बेटे हो। पिताजी, मैं कोई ऐसा काम तो नहीं करने जा रहा जिससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े, बल्कि मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि आपका सर फख्र से हमेशा ऊंचा रहे। ये तो ठीक है, लेकिन जहां तुम जा रहे हो वहां के डाकुओं को गिरफ्तार करने मैं कब से कोशिश कर रहा हूं। अगर उनके सरदार लाखन को यह पता लग गया कि तुम मेरे बेटे हो तो हो सकता है कि तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए। पिताजी सुनिए, तब तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। एक बार पहले भी तुम उनके हाथों पड़ चुके हो। माँ जी ठीक कहती हैं बाबू, भगवान न करे कल को कुछ हो गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। हमें अपने नसीब पे छोड़ दो बाबू। चल बेटी। ठहरिए चौधरी जी। पिताजी, दुनिया अभी तक वो बंदूक नहीं बना सकी जो सच्चाई का खून कर सके, नेकी को खत्म कर सके। इजाजत दीजिए। गांव में दवाखाना खोलना कोई खेल नहीं था। झाड़ फूंक करने वाला गांव का ओझा खिलाफ हो गया। अनर्थ, घोर अनर्थ। अरे देखो ना, अपने बाबा के होते हुए शहर का डॉक्टर झूठा धंधा करने आया है। मैं कहता हूँ इसको बाहर निकालो, निकालो बाहर, निकालो। खामोश, ये क्या शोर हो रहा है? जानते नहीं अंदर एक मरीज का इलाज हो रहा है? इलाज हो रहा है, खूब इलाज हो रहा है। कान में कनपुपी लगा के यूं यूं किया जा रहा है, सुइयां कोची जा रही हैं। तुम्हारी तरह घास फूस खिला दे। डॉक्टर हैं, दवा देते हैं। हाँ। अरे बाबा, पानी में मंत्र पढ़ने से तो दवाई बनती है। ये बता दे जूड़ी बुखार का मंत्र पढ़ के। बताता हूँ मंत्र। ये लोग ठग हैं। देवी जो माँ है, कहीं किसी की जान लेती है। ये मंत्र मंत्र देवी का नहीं, किसी राक्षस का है। देवी को राक्षस कहता है? देवी को नहीं, तुम्हारे इस ढोंगी बाबा को। अपमान, बाबा का अपमान। अरे बाबा के भगत होके क्या खड़े खड़े मुंह देखे हो? अरे बेटा, धिक्कार है ऐसी भक्ति पर जो इतना सुनकर हाथ में लाठी ना आ जाए। कैसे नहीं आ जाए? मारो, उठाओ लाठी, मारो। खबरदार जो डॉक्टर बाबू पे हाथ उठाया, एक ही खोपड़ी फोड़ के रख दूंगी। डॉक्टर बाबू को मैं बुला कर लाया हूँ। मेहमान पर किसी ने लाठी चलाई तो यहाँ धरती लाल कर दूंगा खून से। बड़े कोई माई का लाल हो तो आगे। अगर ये बात है तो फिर हो जाए बात बेचे में। रामू, ये क्या हो रहा है? मेहमान पे हाथ उठाते तुम लोगों को शर्म नहीं आती? इसलिए घोगे बाबू का अपमान किया है। हरिया, ओ बेटा हरिया, माँ को होश आ गया। डॉक्टर बाबू चलिए। देखा रामू, 4 दिन से बेसुध थी बेचारी। आखिर डॉक्टर बाबू की दवा से ही होश आया ना। रामू, लोग तपस्या करते हैं भगवान को पाने के लिए, और द्वार पे आए हुए भगवान को तुम लौटा देना चाहते हो। क्षमा कीजिए डॉक्टर बाबू, गलती हो गई। नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं आप लोगों को समझ जाऊंगा, आप लोग मुझे समझ जाएंगे। अच्छा, मैं शाम को फिर आऊंगा। भगवान आपको भला करे। डॉक्टर सुनील के इलाज से लोग ठीक हुए तो गांव वालों की धारणा बदलने लगी। फिर उस साल बैसाखी के त्योहार में सुनील और फुलवा ने धूम मचा दी। चल चलिए निमुटिया रे, चलिए निमुटिया रे, बैसाखी वाले मेले में। चलिए निमुटिया रे, बैसाखी वाले
बहाने मेले में, का तो बहाना है, मिले का तो बहाना है, तो मुझे छिड़गा खेने में, मिले का तो बहाना है, तो मुझे छिड़गा खेने में। हिमालय की गोद में फिल्म का एक अहम किरदार है डाकू लाखन। ये रोल अभिनेता जयंत ने किया है। मजे की बात यह है कि सन 1935 या 36 में भट्ट बंधुओं ने अपनी पहली फिल्म लेदर फेस में अभिनेता जयंत को फिल्म का हीरो लिया था। जयंत का असली नाम था जकारिया खान। लेदर फेस में उन्होंने अपना ये नाम बदलकर फिल्मी नाम जयंत रख लिया। लेदर फेस एक कामयाब फिल्म नहीं थी। जयंत को लेकर लंबे अरसे तक इसके बाद कोई फिल्म भट्ट बंधुओं ने नहीं बनाई। जयंत इस बात को लेकर अक्सर उलाहना दिया करते थे। हिमालय की गोद में फिल्म की प्लानिंग के वक्त जब डाकू लाखन के रोल पर चर्चा हुई तो जयंत की इस पुरानी शिकायत को दूर करने का ख्याल आया और इस तरह जयंत बन गए डाकू लाखन। कहानी में लाखन फुलवा का असली बाप है, परंतु ये बात दयाल चाचा के सिवा और कोई नहीं जानता, फुलवा भी नहीं। मैं डाकू लुटेरा सही, मगर एक बेटी का बाप हूं। भैया भैया, फुलवा सियानी हो गई है। मैं उसके लगन के लिए सोने का हार भी ले आया। लाखन दूसरे के घर का छीना हुआ दिया अपने घर में कब तक उजाला दे सकता है? मगर तुमने अब तक क्या किया है? तुम भी तो मेरे बड़े भाई हो, फुलवा के चाचा। चाचा नहीं, बाप बनकर पाला है मैंने, और एक ईमानदार बाप की तरह मैं उसके हाथ पीले करूंगा। लाखन, मैंने फुलवा पे तुम्हारे बाप की छाया तक नहीं पड़ने दी। फिर कभी तुमने इस घर में पांव रखा तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ठीक है। डॉक्टर सुनील की बढ़ती हुई लोकप्रियता से डाकू लाखन के दिल में संदेह जाग उठा। एक दिन लाखन और उसके साथियों ने डॉक्टर सुनील को घेर लिया। कौन हो तुम लोग? रास्ता क्यों रोक रखा है? तुम लाखन सिंह को नहीं जानते? जानने की जरूरत ही क्या है? हाँ, सुना है कि इस नाम का एक डाकू है। अगर वो तुम हो तो मुझे अफसोस है, मेरे पास इन दवाओं के सिवा कुछ नहीं। मैं जानता हूं तुम कौन सी दवा लेकर आए हो। पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम जो मेरे सर पर रखा, तुम उसे हासिल करना चाहते हो। लेकिन याद रखो डॉक्टर, 20,000 रुपए के लिए तुम्हें 20 जन्म लेने पड़ेंगे। अगर तुमने लाखन के बारे में कुछ भी सोचा तो लेने के देने पड़ जाएंगे तुम्हें। लाखन डाकू का नाम इलाके में आतंक था, परंतु सुनील इस आतंक के सामने निडर खड़ा था। लाखन सिंह, कानून और डॉक्टर का फर्क अलग होता है। मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूं। वैसे जहां तक 20,000 रुपए का सवाल है, उसे जरूर हासिल करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जो हॉस्पिटल यहां खोलना चाहता हूं उसके लिए मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है। लाखन, एक सलाह दूं, जिंदगी में तुम भी एक नेक काम कर ही डालो। अपने आप को किसी ऐसे आदमी के हवाले कर दो जो तुम्हें गिरफ्तार करा के 20,000 रुपए की रकम तुम्हारे नाम से हॉस्पिटल को दान दे दे। डॉक्टर, आज और इसी वक्त ये बस्ती छोड़कर चले जाओ। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूं। अपनी मेहनत और लगन के बल पर सुनील ने गांव में अपना अस्पताल बना लिया और हर कदम पर उसके साथ थी फुलवा। देखो ना, कितना अच्छा हॉस्पिटल बना है। रस्सी का ये मचान, हॉस्पिटल खुलने और बंद होने के ऐलान के लिए ये ढोल।
अपने हाथों की बनाई हुई ये कुर्सी, अलमारी, मेज, मरीजों को सुबह जगाने के लिए मुर्गा यानी मुर्गा घड़ी। वाह, क्या इस्तेमाल हुआ है सब चीजों का। ए बाबू, एक चीज तो बाकी रह गई। वो क्या? चूड़ियाँ। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। इनके लिए भी सोचना पड़ेगा। इधर ला। ये क्या कर रहे हो बाबू? चूड़ियों का इस्तेमाल, कंपाउंडर का इनाम। अरे फुलवा, अरे ये रह गई। अनोखा है बंधन ये कंगन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। अनोखा है बंधन ये कंगन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। तुझे घर ले चला मैं उधर ही चली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। प्यार की राहें इतनी सहल नहीं होती। सुनील और फुलवा के संबंधों की खबर जब शहर में सुनील के माता पिता को लगी तो उनके दिमाग में आंधियां चलने लगीं। सुनील को घेरकर वापस शहर ले आने के मकसद से मां ने सुनील की मंगेतर नीता को गांव में भेजा। नीता गांव आई, सुनील से मिली और साथ ही मिली फुलवा से। राम राम मैम साहब। सुनिए, ये तुम्हारी। नीता, ये मेरी असिस्टेंट, कंपाउंडर, हॉस्पिटल इंचार्ज, सब कुछ ही। मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हारी ये सब कुछ एक दिन तुम्हें जेल भिजवा देगी। कैसे? किसी मरीज को दवा के बदले जहर देकर। जहर क्यों दूंगी? डॉक्टर बाबू ने मुझे पूरी डॉक्टरी सिखा दी है। शॉप, फॉरशेप, थर्मोटर, स्टेथोस्कोप और बस। मैं आपकी मेडिकल क्वालिफिकेशन जानना नहीं चाहती। सुनिए, चलने की तैयारी करो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। फुलवा भी चुपचाप सुनने वाली कहाँ थी। उसने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ए मैम साहब, आई हो तो खाओ पियो आराम से रहो, लेकिन डॉक्टर बाबू को ले जाने की बात मत करो। हाँ, तो तुम यहाँ इसलिए आई हो नीता? हाँ सुनिए, अब मैं तुम्हें यहाँ हरगिज नहीं रहेगी। एक बार मना क्या फिर वही बात। और शटर क्या अंग्रेजी में गाली देती है? तारा भी बताती है। ऐसा बताओ कुछ। ये जो मुझे अंग्रेजी में गाली देती है। और कैसे तू बहुत अंग्रेजी समझती है? गंवार कहेंगी। गंवार? मैं गंवार हूँ? चलो मैं चली, चला लो अपना अस्पताल इस पढ़ी लिखी से। नादान है, इसकी बातों को बुरा मत मानना। और तुम ऐसे गंवार लोगों के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो, आखिर क्यों? इसलिए ये लोग जो भी हैं मेरे दिल के बहुत करीब है। और मैं दूर हूँ। जो हम ख्याल ना हो वो हम कदम कैसे हो सकता है? नीता सुनील की हम ख्याल नहीं थी, इसलिए वो उसकी हम कदम भी नहीं बन पाई। फुलवा ने हम ख्याल बनने की राह अपनाई और वो सुनील के सपनों की मलिका बन गई। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था।
सुनील और फुलवा की मोहब्बत नीता कैसे सहन करती। उसने पहले तो दयाल चाचा को आड़े हाथों लिया, फिर शहर में सुनील के माता पिता को पट्टी पढ़ाई। इसके कुछ ही दिनों बाद सुनील को मां की बीमारी का तार मिला। उसने शहर पहुंचकर देखा कि मां भली चंगी थी। वो लौटकर वापस गांव आ गया, मगर यहां आकर उसे पता चला कि इस बीच गांव में बहुत कुछ हो चुका है। दयाल चाचा ने फुलवा की शादी तय कर दी है और फुलवा ने सुनील से साफ साफ पूछा, बस इतना बता दो, तुम मुझसे ब्याह करोगे या नहीं? ब्याह? ये अचानक ब्याह की बात क्या ले आई? फुलवा भी मेरा सारा काम अधूरा, ब्याह की मैं सोच भी नहीं सकता। तो फिर मैं क्या करूं? बापू मेरा ब्याह दूसरे के साथ कर रहे हैं और मैं तुम्हारे साथ। ये कैसी बातें कर रही हो फुलवा? मैं ब्याह से थोड़े इनकार कर रहा हूँ। तो फिर चलो मेरे साथ, बापू से कहो कि तुम मुझसे ब्याह करोगे। लेकिन फुलवा। लेकिन वकील कुछ नहीं। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो नदी में इतना पानी है कि इसमें मुंह छिपाकर मैं अपना सारा दुख डुबा दूंगी। सुनील फुलवा के आंसू बर्दाश्त नहीं कर सका। वो उसी समय जाकर दयाल चाचा से मिला। दयाल चाचा, दयाल चाचा। डॉक्टर बाबू, आप? मैं आपसे फुलवा का हाथ मांगने आया हूँ। आपने जवाब नहीं दिया, मैं फुलवा का हाथ मांगने आया हूँ। फुलवा का हाथ? ये नहीं हो सकता बाबू, कभी नहीं हो सकता। आखिर क्यों नहीं हो सकता? आप तो जानते हैं ना मैं भेदभाव में विश्वास करता हूँ, ना ऊंच नीच मानता हूँ। फिर ये इनकार क्यों? बाबूजी, जो बात मेरे बस में नहीं उसके लिए मैं कैसे हाँ कहूं? आपके बस में नहीं? मैं कुछ समझा नहीं। बाबूजी, बस यही समझ लीजिए कि हम वो फूल नहीं जो देवता के चरणों पे चढ़ सके। मैं देवता नहीं, एक इंसान हूं और इंसान ही बना रहना चाहता हूं। मुझे चरणों की भेंट नहीं, फुलवा का हाथ चाहिए। आपने मुझे नया जीवन दिया, आप चाहे तो उसकी एक एक सांस वापस लीजिए, लेकिन मुझे मजबूर न कीजिए बाबूजी, मजबूर न कीजिए। ठीक है। दयाल चाचा के जवाब ने सुनील और फुलवा की उम्मीदों को एक अधूरे और दर्द भरे ख्वाब में बदल दिया। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। प्यार हो जाए तो फिर प्यार का इजहार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ। मोहब्बत के भड़कते शोले अपने सीने में छुपा ले, ये धड़कते शोले। इस तरह प्यार को रुसवा सरे बाजार न कर। इस तरह प्यार को रुसवा सरे बाजार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। प्यार हो जाए तो फिर प्यार का इजहार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ। सुनील अपने वजूद को एक ख्वाब मान सकता था, परंतु फुलवा नहीं। बताओ ना बापू, क्यों नहीं हो सकता? यही तो मेरी बेबसी है बेटी कि मैं कुछ नहीं बता सकता। बापू, बापू तुम्हें बताना ही पड़ेगा, नहीं तो कल तुम मेरा मुंह नहीं देखोगे। बेटी। हाँ बापू, बताओ ना बापू, डॉक्टर बाबू से ब्याह क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता बेटी, ब्याह से पहले तेरा बाप डॉक्टर बाबू को जान से मार डालेगा।
लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे बापू? मैं नहीं बेटी, मैं नहीं। मेरा छोटा भाई डाकू लाखन सिंह। लाखन सिंह? छोटा भाई? हाँ बेटी, वही तेरा असली बाप है। अपने जीवन की इस सच्चाई को जानकर फुलवा एक जुनून से भर उठी। वो डाकू लाखन से मिलने के लिए काली घाटी के बिहड़ों की तरफ चल पड़ी। उधर गांव का ओझा पुलिस का मुखबिर बन गया और उसने लाखन की खबर पुलिस को पहुंचा दी। पुलिस और डाकुओं की मुठभेड़ हुई। डाकू लाखन बुरी तरह घायल होकर भाग निकला। जंगल में ही लाखन को मिली फुलवा। घायल लाखन को इलाज के लिए फुलवा डॉक्टर सुनील के दवाखाने में ले आई और पीछे पीछे पुलिस भी आ पहुंची। डॉक्टर साहब, आखिर आपका रास्ता मेरे रास्ते से टकरा ही गया। जी हाँ, मैंने ये भी कहा था डीआईजी साहब, जब ऐसा वक्त आएगा आप मुझे वहीं खड़ा पाएंगे जहां आपके पांव होंगे। इंस्पेक्टर। यस सर। हॉस्पिटल की तलाशी लो। तलाशी की कोई जरूरत नहीं, आपका अपराधी मेरे हॉस्पिटल में है। तो आप मुजरिम को हमारे हवाले कर दीजिए। उसके नाम वारंट है। लेकिन उसकी जान खतरे में है। मैंने ऑपरेशन का इंतजाम किया, ऑपरेशन हो जाए फिर आपका मुजरिम आपके हवाले। ठीक है, हम ऑपरेशन होने तक इंतजार करें, लेकिन आप हमें मुजरिम की शिनाख्त कर लेने दीजिए। कार्रवाई कानूनन जरूरी है डॉक्टर साहब। ठीक है, अगर आप मुजरिम को देखना चाहते हैं तो डीआईजी साहब आप अकेले मेरे साथ अंदर आ सकते हैं। चलिए। सुनील अपने पुलिस कमिश्नर पिता को अंदर ले गया, मगर वहां लाखन का बिस्तर खाली था। कहां चला गया? तो आपने मुझे बहस में उलझाकर मुजरिम को फरार होने का मौका दे दिया। डॉक्टर साहब, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आइए मेरे साथ। डाकू लाखन सिंह फरार हो गया। डॉक्टर, यू आर अंडर अरेस्ट। डॉक्टर बाबू को छोड़ दीजिए। डेयर चाचा साहब, ये है आपका अपराधी लाखन। मुझे कुछ कहना है। मैं अस्पताल से इसलिए भाग गया था कि अगर ये लोग मुझे गिरफ्तार कर लेते तो 20,000 रुपए का इनाम जो मेरे सर पर था वो मेरे भाई को न मिलता। डॉक्टर साहब, आपको याद है आपने एक दफा कहा था कि कोई नेक काम करो, वो 20,000 रुपए मैं आपकी अस्पताल के लिए पेश करता हूँ, उसे कबूल कर दीजिए। साहब, जैसा सलूक ये डॉक्टर बाबू ने मेरे साथ किया, अगर दुनिया ने किया होता तो आज मैं डाकू ना होता। आज मैं डाकू ना होता। आज मैं डाकू ना होता। साहब, मेरी बच्ची। डाकू लाखन बचा नहीं, लेकिन मरने से पहले वो फुलवा का हाथ डॉक्टर सुनील के हाथ में दे गया और इस तरह हिमालय की गोद में फिल्म का सुखांत हुआ। हिमालय की गोद में फिल्म के अंतर्गत मानवतावाद का रूमानीकरण करने की चेष्टा की गई थी, परंतु बचकाने ढंग से नहीं। वैसे यह फिल्म पूरी तरह एक कमर्शियल फिल्म थी। अल्बर्ट श्वाइट्जर की आत्मकथा से यदि कुछ लिया गया था तो केवल एक मानवतावादी डॉक्टर का चरित्र जो एक सुदूर पहाड़ी गांव में अपना दवाखाना खोलता है। इसके अतिरिक्त कहानी के सभी पात्र काल्पनिक थे, घटनाएं मनगढ़ंत थी। बॉक्स ऑफिस कामयाबी के सभी लोक लुभावने फॉर्मूले इस फिल्म में मौजूद थे। इसलिए बिना संकोच ये कहा जा सकता है कि श्वाइट्जर का मानवतावाद नहीं बल्कि मनोरंजन का चटखारेदार मसाला और हिट संगीत इस फिल्म की कामयाबी का प्रमुख कारण बने। लेकिन आपको एक बात बता दूं, फिल्म निर्माण कला होने के साथ साथ व्यापार भी है। इसलिए आर्थिक सफलता
उसकी पहली शर्त है। हिमालय की गोद में फिल्म की कहानी और कहानी के निर्माण की कहानी पूरी हुई दोस्तों, यानी पूरी हुई बाइस्कोप की वो बातें जिन्हें सुनाने की जिम्मेदारी लोकेंद्र शर्मा की थी। हिमालय की गोद में फिल्म पर आधारित इन बातों को आलेखबद्ध किया था लीलम जोशी ने और रिकॉर्डबद्ध करने में सहायक बने राजेश मलिक। बाइस्कोप की बातें